आज इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको सामने पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक बारी समझो अच्छे से क्वेश्चन को। फिर इसको आपको 10-15 मिनट आराम से सोचना, क्वेश्चन को ट्राई करना, देन वी डिस्कस। ओके। सो ये हमारे सामने एक रिंग है। रिंग का मास m और रेडियस r। रिंग के ऊपर ये पार्टिकल वेल्ड करा हुआ है, ये रिंग के साथ ही घूमेगा। ठीक है। इसका मास भी m है। इस मूवमेंट पे इस रिंग के सेंटर की वेलोसिटी v हमें गिवन है क्वेश्चन में, इट इज √gr इस वक्त। ठीक है। और ये रिंग प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें बताना है इसी मूवमेंट पर इस पूरे सिस्टम का COM जो है उसका एक्सेलरेशन क्या है, ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस रिंग पर कितना आ रहा है, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, और याद रखना इसी मूवमेंट पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले नहीं, इस मूवमेंट पे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो। मैं पहले इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करूंगा, मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अप्लाई करूंगा। लास्ट में क्वेश्चन के मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करूंगा, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 आ रहा होता है शायद। ठीक है, या फिर मतलब आई विल डिस्कस दैट कि इस पॉइंट से टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करने में इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल चीज आ रही है, दैट वी विल डिस्कस एट द एंड। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो, देन यू लुक एट द सोल्यूशन। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। तो रिंग का वेट आ गया mg, पार्टिकल का वेट आ गया mg, नॉर्मल फोर्स आ गया n, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो मैंने टाइम बीइंग इसको राइट साइड मान लिया। हो सकता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट भी हो, दैट एट दिस स्टेज हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त इसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ax माना। ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास ऐसे नीचे की ओर मूव कर रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने ay मान लिया। ओमेगा ये माना मैंने, ओमेगा क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रिंग का सेंटर राइट को जा रहा है। तो ऑफ कोर्स बेटे, अगर रिंग का सेंटर राइट को जा रहा है ऐसे, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी 0 होने के लिए ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन v आगे की ओर आएगा, तो ड्यू टू रोटेटरी मोशन ओमेगा आर पीछे की ओर आना चाहिए, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। ठीक। और ओमेगा होगा v बाय आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऐसे ये 0 है। ठीक है। सो ओमेगा आ गया √g/r। नाउ अल्फा का डायरेक्शन ऐसे क्यों लिया मैंने, 2 मिनट के लिए आप सोचो। मतलब आपने इसका सोल्यूशन देखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आप कॉन्टिन्यूटी में देखते जाओ। जैसे अब यहां से आपको हिंट मिल गई है, पूरे फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा एंड अल्फा। इसके बाद आप आगे क्वेश्चन खुद सोचो। खुद सोचो कि ये अल्फा का डायरेक्शन लेफ्ट साइड क्यों है। जेई एडवांस तक वही बच्चे पहुंच के क्रैक करेंगे अच्छे से, जो चीजों को बहुत ढंग से खुद सोचेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो दे विल गो थ्रू द सोल्यूशन। अल्फा इसलिए क्योंकि ना ये ओमेगा अगर ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ये ओमेगा कम हो रहा होगा, वी भी कम हो रहा होगा, बिकॉज इस वक्त ये सेंटर की वेलोसिटी अगर वी है, अब अगर ये आगे जाएगा, और ओमेगा हम देख चुके हैं ऐसे क्लॉकवाइज है, वो हम देख ही चुके हैं पहले, तो इसका मतलब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। पार्टिकल के ऊपर जाने से सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी घटनी चाहिए, क्योंकि इस केस में मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, प्योर रोलिंग हो रही है। तो इसलिए स्पीड घटेगी तो ओमेगा घटेगा, तो ओमेगा घटेगा तो वो क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है। सो ये कंक्लूजन आप लगा सकते हो कि भाई अल्फा एंटी क्लॉकवाइज क्यों है। नाउ हम ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते हैं इसका। सो इस पर जो फोर्स आ रहा है, दैट राइट साइड फोर्स इज ओनली एफ। तो दिस एफ इज इक्वल टू, पूरे सिस्टम का मास है 2m, तो 2m टाइम्स ax। उससे मेरी ये पहली इक्वेशन बन गई।
सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी आप ट्रांसलेटरी मोशन की बना सकते हो। टोटल वेट नीचे की ओर है 2 mg माइनस एन इज इक्वल टू 2m टाइम्स ए वाई। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन बन गई। नाउ आई विल यूज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इस डायग्राम में आते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस mg और इस mg के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एन देगा टॉर्क और एन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो एन इंटू आर बाय टू आएगा। स्मॉल एफ का लाइन ऑफ मोशन ये जा रहा है। स्मॉल एफ का टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही देना चाहेगा। तो एन इंटू आर बाय टू प्लस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा आर। तो एन इंटू आर बाय टू प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आप बड़े आराम से निकाल सकते हो रिंग के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अपने सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर प्लस एम टाइम्स आर बाय टू का स्क्वायर, पार्टिकल का एम टाइम्स आर बाय टू का स्क्वायर। तो वो बड़े आराम से आ जाएगा आई सी यू एम इंटू अल्फा से वी गेट दिस इक्वेशन। अब इस पॉइंट के बाद फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर खुद सोचो। अननोन हमारे पास हैं एफ, एन, ए एक्स, ए वाई और अल्फा। 5 अननोन है। इक्वेशंस हमारी 3 बनी है, यानी मुझे अभी 2 इक्वेशंस और चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो 2 इक्वेशंस आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूं वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप सोचो। तीसरी 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, चौथी और पांचवी इक्वेशन के बारे में थोड़ा सोचो। सो मूविंग फर्दर, कांटेक्ट पॉइंट को जरा एनालाइज करते हैं। ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास ए एक्स से जा रहा है और ए वाई से नीचे जा रहा है, तो ये ए एक्स और ए वाई आ गया। ये हम क्लास में बहुत डिस्कस करते हैं। अगर ये पूरा सिस्टम सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए एक्स ए वाई, तो इस पॉइंट का भी ए एक्स और ए वाई होता। अगर ये सिस्टम सिर्फ सी यू एम के अबाउट ऐसे घूम रहा होता अल्फा से और ओमेगा से ऐसे, तो ये पॉइंट जेड रेडियस के, ये जेड डिस्टेंस में ले रहा हूं कॉन्टैक्ट पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से, जेड रेडियस के सर्कल में जाता। बिकॉज ऑफ अल्फा इसका एक्सेलरेशन आता अल्फा जेड एंड बिकॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जेड। तो इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन इन चारों का रिजल्टेंट होगा एंड वी नो दैट पी पॉइंट का टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो इसलिए ए एक्स और अल्फा जेड का कॉस कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर जेड के साइन कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। जेड कॉस थीटा की वैल्यू आर आएगी, वो आप बड़े आराम से देख लो, और जेड साइन थीटा आर बाई टू। तो यहां से चौथी इक्वेशन बन गई। अब हमें नीड है पांचवी इक्वेशन की। पांचवी इक्वेशन के लिए हम जरा रिंग के सेंटर को गौर से देखते हैं। तो फिर से वही काम मैंने किया। अगर ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा होता तो ए एक्स, तो रिंग के सेंटर को ए एक्स दे दिया एक्सेलरेशन, ए वाई, तो रिंग के सेंटर को ए वाई दे दिया। तो अगर ये पूरा सिस्टम सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता तो ए एक्स और ए वाई। नाउ ड्यू टू रोटेशन अल्फा की वजह से अल्फा आर बाय टू एंड ड्यू टू ओमेगा सेंट्रिपिटल ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू। अब गौर से सुनो, रिंग का सेंटर ग्राउंड से हमेशा आर हाइट पर है। तो इसका मतलब रिंग के सेंटर का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कभी मोशन हो ही नहीं रहा। सेंटर ऑफ मास जरूर वर्टिकल नीचे आएगा जब ये सिस्टम इस तरह से ऐसे आगे घूम के जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर या नीचे वॉट, लेकिन रिंग का सेंटर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो इसका मतलब रिंग के सेंटर का वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, 0। तो ए वाई डाउनवर्ड अल्फा आर बाय टू को कैंसिल करेगा। ये मेरी पांचवी इक्वेशन आ गई। अब तुम इन पांचों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, वो भी मैं बता देता हूं कैसे। एफ की वैल्यू 2m टाइम्स ए एक्स तीसरी इक्वेशन में रखो, एन की वैल्यू यहां से इसमें रखो आप, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू जो आपने चौथी पांचवी इक्वेशन से अल्फा के टर्म्स में निकाली है वो सब्सटीट्यूट करना। बड़े आराम से अल्फा की वैल्यू आएगी और फिर बाकी सारी वैल्यूज भी आप निकाल लोगे एंड यू विल गेट दैट ए एक्स 0, मतलब इस गिवन मूवमेंट पे रिंग के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये 0 आ रहा है।
तो इसका मतलब एफ भी 0 आएगा, और फिर ए वाई की हेल्प से आप एन निकाल लोगे। तो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने COM के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा निकाला। क्योंकि जेई एडवांस लेवल पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालिसिस करके सॉल्व कर लोगे, अनलेस कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ तो। सो अब हम एक काम करते हैं, जरा हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये बॉटम पे ध्यान देना, हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं स्यूडो फोर्स के टॉर्क को ध्यान दिए बगैर। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी, अगर मैं बात करता हूं इस पी पॉइंट के एक्सेलरेशन की, जो कि आप एनीवे इस मेथड से अब निकाल ही सकते हो। इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन, ये ओमेगा स्क्वायर जेड का कंपोनेंट कॉस थीटा ऊपर लेना, अल्फा जेड का अल्फा जेड साइन थीटा ऊपर और ए वाई नीचे, यहां से तुम्हें पी पॉइंट का वर्टिकल एक्सेलरेशन मिलेगा। बट इसके लिए हमारे पास आसान रास्ता भी है। मैं अगर रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पॉइंट का मोशन देखूं तो वो मुझे सर्कल दिखता है। तो बिकॉज ऑफ अल्फा, मैं अगर रिंग के सेंटर से ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये पी पॉइंट्स आर रेडियस के सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो बिकॉज ऑफ अल्फा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे दिखाई देगा अल्फा आर, एंड बिकॉज ऑफ ओमेगा इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ रिंग के सेंटर का वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है, तो इसलिए रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन मुझे ये जी दिख रहा है तो ये सही है। इमेजिन आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हो तो वाई डायरेक्शन वाले मोशन आपको ट्रू मोशन दिखेंगे जो ग्राउंड फ्रेम से होने चाहिए। तो रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर ये जी ऊपर है, इसका मतलब इसका ट्रू एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जी है। इस डायरेक्शन में रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन जो भी, क्योंकि पी पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सेलरेशन 0 है, और आप पिछले मेथड से देखोगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लेफ्ट आ रहा होगा ए, तो इस पॉइंट पे बैठोगे तो ये ए राइट को दिखेगा। सो ए इक्वल टू अल्फा आर, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग। खैर उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, मुझे खाली ये चाहिए था जी, क्योंकि ये मुझे पता ही है कि पी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है। तो अब मैंने पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करना है। तो मैंने रियल फोर्सेस तो दिखाए दिखाए चारों, स्यूडो फोर्स भी दिखाऊंगा। पी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन ये रहा, प्लीज डोंट टेक दिस, ये पी पॉइंट का एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिंग के सेंटर पे बैठ के दिख रहा है। पी पॉइंट का एक्चुअल एक्सेलरेशन इधर 0 है। सो पी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन इधर ही होगा जी, वो तुम पिछले मेथड से निकाल सकते हो। तो इसलिए स्यूडो फोर्स ये लिया। तो अब मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाऊंगा इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो एफ एन, और इस एम जी का टॉर्क आएगा नहीं, इस 2mg का टॉर्क आएगा 2mg इंटू आर बाई टू, इस mg का आएगा mg इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई भी कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट बड़े प्यार से आ जाएगा, रिंग का एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का m इंटू रूट टू आर का स्क्वायर, तो ये 4mr स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, आप एक काम करना प्रैक्टिस के लिए, आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा रिंग के सेंटर के अबाउट भी जरा अप्लाई करके देखना। रिंग का सेंटर भी एक्सेलरेटेड है तो तुम्हें COM पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इस केस में रिंग के सेंटर के अबाउट जब तुम स्यूडो फोर्स मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यूज करोगे तो स्यूडो फोर्स COM पे लगाओगे, वो स्यूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूं, आप करके देखना। ठीक है, सो ये प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी रिजिड बॉडी के किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हो जो एक्सेलरेटेड है, तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।